No, we are shooting. No, picture में तो पीछे ले सकते हैं. नमस्ते, मैं महेंद्र सिंह शेखावत लॉयड एक्सप्रेस से हूँ। बीकानेर में अभी जो बीकानेर गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया था, उसमें विशेष रूप से दुबई से कौशल भुट्टो हमारे साथ हैं, जो उस अवार्ड के लिए अवार्ड मिला है इनको। और इनकी खास बात ये है कि हमारे जन कवि जो हमारे रहे हैं मोहम्मद सदीक साहब की ग्रैंड डॉटर है। ये मोहम्मद सदीक साहब है ना, अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, है ना, आपको राम राम मेरा सबको सलाम। इस तरह से एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हुए सदीक साहब बीकानेर की जाने माने कवि है रही हैं। उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है लॉयन में कौशल। बहुत शुक्रिया। कब आपका इंडिया कब आना हुआ है? इंडिया में आ गई थी 30 नवंबर को आ गई थी यहाँ पे जी। तो आपको इन्होंने गौरव अवार्ड मिला कल आपको, तो आपको कैसा फील हो रहा है? गौरव अवार्ड मिलके मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व की अनुभूति है, बहुत खुशी है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी है। और बहुत मुझे इस अवार्ड ने और सजग और जिम्मेदार बनाया है कि अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी राजस्थान की संस्कृति के लिए, बीकानेर की जो है संस्कृति है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और सजग रूप से काम करना है। कौशल, आप दुबई में कब से हैं? दुबई में 8 सालों से रह रही हूँ मैं। 8 साल से रह रहे हैं। तो वहाँ आप कोई खुद का ही काम करते हैं या वहाँ कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? जी, मैं खुद तो पहले तो मैं एज ए साइंस टीचर जॉब करती थी वहाँ पे। और मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरे दादाजी की कविताएं हैं वो राजस्थान में तो रही है, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा उस समय का 60 के दशक से लेके 90 के दशक तक उनका मंचों पर बड़ा बोलबाला था और लोगों को मुंह जबानी याद थे उनके सारे गीत। तो उनके जाने के बाद में उनके गीतों को गुनगुनाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे मन में ये बात हमेशा से थी कि उनके गीत हैं वो दुनिया तक पहुंचने चाहिए। तो उसी के लिए फिर मैंने काम करना शुरू किया और अपना मंच खुद ही बनाया और ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व के प्रतिष्ठित मंचों से मैं जुड़ी और वो सब भी आगे आए और उन्होंने भी इस काम में मेरा साथ दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अंदर कि दुबई के भी बहुत सारे लोग, दुबई के ही नहीं मैं कहूंगी कि यूएई के जो लोग हैं उन्होंने भी दादाजी की कविताओं का पाठ किया, उनकी गजलों का पाठ किया और भी बहुत सारे देशों के लोगों ने दादाजी की कविताएं मुझे पढ़कर और गुनगुना कर भेजी। और उन सबको मैंने दादाजी के पेज जनकवि मोहम्मद सदीक साहब फेसबुक पेज है उस पर उनको साझा किया है। ओके कौशल, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और पढ़ाई बाकी कहाँ हुई? मेरी नर्सरी से लेके 7वीं तक की पढ़ाई तो गंगा शहर रोड बाल भारती स्कूल है वहां से हुई। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं मैंने बाल निकेतन स्कूल रानी बाजार है वहां से की और 11वीं 12वीं मैंने लेडी अलगिनी स्कूल से की। और फिर मैं कॉलेज डॉक्टर तनवीर मालावत कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एमएन कॉलेज से हुई है माइक्रोबायोलॉजी में। जी। दुबई आपका जाना कैसे हुआ? दुबई जाना हस्बैंड की जॉब की वजह से ही हुआ। वो यहाँ पर पहले नोएडा में न्यूजन सॉफ्टवेयर करके कंपनी है जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बनाती है, उस कंपनी में मेरे हस्बैंड काम करते थे और उसी कंपनी की तरफ से उनको दुबई जाने का अवसर मिला। तो हालांकि हमारे पास अवसर 3 जगह जाने के थे, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और कनाडा, पर हमने दुबई को चुना क्योंकि सबसे नजदीक यही है। घर पे जब भी कोई काम पड़े तो 3 घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दुबई जाना ज्यादा सही लगा। ऐसा लगता है कि दुबई में भारतपन बहुत ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये बात पर्सनली फील की कि जब हम अपने देश से, अपनी जड़ों से दूर होते हैं ना, तो हम वहां पे जाके और ज्यादा भारतीय बन जाते हैं, या ऐसे कहेंगे कि हम और ज्यादा बीकानेरी या और ज्यादा राजस्थानी बन जाते हैं। तो मेरे को तो बिल्कुल दुबई भी अपने भारत जैसा ही लगता है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे पॉपुलेशन है, 60% जो पॉपुलेशन है वो अपने इंडिया की है और पूरा एक राजस्थानी समाज है। राजस्थानी व्यापार मंडल वहां पर भी है, राजस्थान बिजनेस फॉर्म करके। अच्छा। हाँ, तो मैं उस ग्रुप की भी सदस्य हूँ मैं वहां पे। और वो भी हर साल इस तरह के आयोजन करवाते रहते हैं, राजस्थानियों के मीटअप्स वगैरह होते रहते हैं। अभी वहां पे राजस्थान उत्सव का आयोजन हुआ था, वहां भी मैंने अपने दादाजी का गीत बढ़ती बाजे रे बावलिया, अच्छा, वो सुनाया था। गुनगुनाइए इसको। रे बढ़ती बाजे रे बावलिया कर ले मान खैरो मोल, बढ़ती बाजे रे बावलिया कर ले मान खैरो मोल, मान खैरो मोल कर ले मान खैरो मोल,
मान खैरो मोल कर ले, मान खैरो मोल दोरो जीणो रे, साथीड़ा जठे चौड़े धाड़े पोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया कर ले, मान खैरो मोल। क्या बात है, क्या बात है। आपको तो उसको शब्दों को तरन्नुम में भी ढालना आता है। संगीत की शिक्षा भी कहीं से ली क्या आपने? संगीत आप यूं कहिए कि बचपन से, क्योंकि संगीत का ही माहौल था घर में। दादाजी सुबह सुबह उठ के 4 बजे राग भैरव में उठ जाग मुसाफिर भोर भई हारमोनियम पर गुनगुनाया करते थे और हम सब की आंख उसी से खुलती थी। पापा का रूटीन रहता था कि सोते समय हमेशा कव्वाली और गजलें सुनते थे, तो बचपन से उनको सुनती आ रही थी, तो संगीत की समझ तो थी पहले से। फिर मैंने 5-6 महीने नथु जी हैं, लोक गायक है अपने, उनसे थोड़ा सुधारने के लिए, अपने गले को पॉलिश करने के लिए उनसे ट्रेनिंग ली थी। और अब इंशाल्लाह फिर से मैं सोच रही हूँ कि इसको दोबारा मैं करूँ शुरू, क्योंकि मैं अपने दादाजी के गीत है वो रिकॉर्ड करवाना चाह रही हूँ, उनका एल्बम निकलवा के, ताकि और ज्यादा मैं नई पीढ़ी तक उनके गीतों को पहुंचा पाऊँ। तो बस संगीत की शिक्षा वहीं से ही रही और समझ तो थी थोड़ी बहुत। और जो मैं गजलें लिखती हूँ उनकी भी तरन्नुम मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, आपने कोई एल्बम वगैरह भी तैयार करने की सोच रखा है गजलों जी का? जी जी जी, मैं 2 प्रोजेक्ट हैं अभी पाइपलाइन में। एक तो दादाजी का एल्बम इंशाल्लाह आएगा जल्दी आपके सामने, और उसके बाद मेरी एक गजलों का एल्बम आएगा। सदीक साहब की कौन सी ऐसी जो पंक्तियां हैं जो आपको प्रेरित करती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली एक तो है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि डर स्यूं डरो तो दुनिया मारे, डर स्यूं डर पणियो मन हारे, डर तो मिनख मिनख रे लारे, नैया कुण सो पार उतारे। ये वाली कि भाई आपको डर से डरना नहीं है, डर को डराना है। तो वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो बस वही वाली बात है। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है उनकी। अच्छा, आप ये तो डीएनए फैक्टर्स लगता है, जैसे आपको भी गजलों में रुचि है, लेखन में रुचि है, लिटरेचर में रुचि है जी। क्वेश्चन, आप क्या मानते हैं ये आपका जो बैकग्राउंड बिल्कुल लगता ही नहीं हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता कुछ, आपको तो जनरल राजस्थानी और मारवाड़ी बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि दादाजी ने हमेशा से यही सिखाया है कि भाई जात पात धर्म कुछ नहीं होता है, सबका मालिक एक है। हाँ। रास्ते हम सब ने अलग अलग अपने इख्तियार कर लिया, पर हम जा रहे एक ही तरफ हैं सब लोग। तो जिस तरह से वो कहते थे कि आपको सलाम मेरा सबको राम राम रे, अब तो बोला आदमी का आदमी है नाम। और एक और वो कहते थे कि मार मायड़ भाषा भूम, अलिफ लाम मीम हरिओम। तो अलिफ लाम मीम आप देखिए कुरान के शब्द है, और हरिओम के बारे में तो आप परिचित हैं ही। तो वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे। वो बिल्कुल भी इसी तरह से नहीं कि भाई, और अपनी कविताओं में भी वो कहते हैं कि हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम, हम हैं सिख ईसाई रे, जात पात की ठेकेदारी कौन भरेगा भाई रे। तो इस तरह की जब कविताएं आप बचपन से सुनते हैं और घर में आपको उसी तरह का माहौल मिलता है, तो हिंदू मुस्लिम ये सब बातें गौण हो जाती है। इंसानियत बीकानेर में तो ऐसा है ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और मैं कहूंगी उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है विश्व में। हाँ। आप दुबई में रहते हैं, वर्ल्ड का बहुत रिच हेरिटेज का शहर है, देश है, विश्व में फैले हुए लोग, हमारे लॉयन एक्सप्रेस की रीच बहुत लाखों लोगों तक पहुंचती है। आपको जो ये जातिवाद और जो आतंकवाद है उस पे आपके मौलिक विचार बताइए कुछ। जातिवाद और आतंकवाद के बारे में मैं कहूंगी, जैसे मैंने बोला ना कि धर्म को इंसान ने नहीं बनाया, इंसान ने ही धर्म को बनाया है। उन्होंने बस अपने अपने जो रास्ते हैं भगवान को मानने के या अपनी आस्था के जो अपने रास्ते हैं वो अलग चुन लिए। और आतंकवाद के बारे में मैं बोलूंगी कि किसी को डरा धमका के अपनी बात मनवाना बहुत गलत बात है। आप उसको कन्विंस करो, आप आर्ग्यू करो, फैक्ट्स के साथ आर्ग्यू करो। आर्ग्यू करना बुरा नहीं होता है, फैक्ट्स के साथ आप आर्ग्यू करो, अपनी बात रखो, तसल्ली से तरीके से बात रखो। बात क्यों नहीं मानी जाएगी? अगर आपकी बात में दम होगा तो जरूर मानी जाएगी। बिल्कुल। क्वेश्चन एक और बात आपसे करना है, अभी 25 जो 2025 से एंड अस्ताचल की ओर जा रहा है, नया सूर्य उगने वाला है 2026 का, ईस्वी सन का। हाँ जी। मैं आपसे जो आपके जो यंगस्टर्स लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, युवा जो लड़के लड़कियां हैं, उनका क्या विजन और क्या नजरिया होना चाहिए जीवन के प्रति? जीवन के प्रति उनका नजरिया मेरे हिसाब से होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका जो पैशन है उसको छोड़ो नहीं। भले ही आप उसको अपने एज ए हॉबी उसको अपने साथ रखो, पर एक कहते हैं ना सुकून के लिए आपको अपने कामकाज के साथ में अपनी एक हॉबी रखना बिल्कुल जरूरी होता है। और हॉबी को अगर आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो फिर उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। और बस अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो और स्मार्टली वर्क करो उसकी तरफ। बिल्कुल। अभी देखने में आ रहा है कि भटक रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, भटक रहे हैं। जी जी।
रास्ते से अलग रास्तों को पकड़ रहे हैं। नशा बढ़ रहा है, हाँ। अनैतिक कार्य बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। और यंगस्टर्स जो टीनेजर्स स्पेशली, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? टीनेजर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उनसे अपनी हर बात शेयर करो, क्योंकि आपके बराबर के जो दोस्त हैं आप उनसे राय मांगने जाओगे तो वो उसी तरह की राय दे पाएंगे, क्योंकि उनका दिमागी स्तर है वो आपके जितना ही है। तो आपके पेरेंट्स से अच्छा आपका दोस्त और कोई नहीं हो सकता। तो आपके पेरेंट्स ना सिर्फ आपको सही गाइड करेंगे, बल्कि अगर आप किसी मुश्किल में फंस भी गए हो ना तो आपको उस मुश्किल से जरूर निकालेंगे। बिल्कुल कौशल, आपने सही कहा, क्योंकि हमारी बढ़ती आबादी, घटता समय, बढ़ती व्यस्तताएं, आदमी इसको समय को मैनेज कैसे करे? टाइम आदमी के पास कम पड़ता जा रहा है। इसको कैसे मैनेज करते हो आप? देखो, सबके पास दुनिया में 24 घंटे ही होते हैं, पर हम कहते हैं ना कि जो व्यस्त है ना वो दरअसल व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त है। तो अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो ना तो उसके लिए आप किसी भी तरह से टाइम निकाल सकते हो। बात होती है प्रायोरिटी की, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, आप उसके लिए टाइम जरूर निकालोगे। मैं इसका छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई कहता है कि मुझे बड़ा काम है, या मेरे को ऑफिस का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या लेडीज कहती है भी हमारे घर का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, पर किसी भी फ्रेंड का फोन आ जाएगा कि चलो आज मूवी देखने चलना है, होटल में खाना खाने चलना है, तो वो फट से तैयार हो जाते हैं। वो टाइम कहाँ से आया? तो बात सिर्फ प्रायोरिटी की होती है, टाइम हर चीज के लिए निकाला जा सकता है। कौशल, जिंदगी में सक्सेस आप किसे मानते हैं? सक्सेस मैं मानती हूँ कि जिस काम को करके आपको तसल्ली मिले, सुकून मिले, और जब आप रात को सोने जाओ ना तो आपको लगना चाहिए कि मैंने आज कुछ कर लिया है, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। जैसे मैं मेरा बताती हूँ कि जब मैं लिखती हूँ तब मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जिस दिन मैं कुछ लिख लेती हूँ, जिस दिन मानिए मैंने एक कविता लिख ली पूरी, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया। तो वो सक्सेस एक्चुअली दरअसल में सुकून ही है, संतुष्टि जिसे कहते हैं। बीकानेर गौरव अवार्ड आपको मिला, इसके लिए आपको बहुत बधाई है, लेकिन ये कैसी पहल है बीकानेर की, बीकानेरियों के प्रति? बीकानेरियों के प्रति मैं तो कहूंगी कि ये बहुत अच्छी पहल है। दुनिया भर से लोगों का टैलेंट ढूंढ के लाना कि बीकानेर के ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर जाकर बीकानेर का नाम रोशन कर रहे हैं। और बीकानेर में क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, कितने ही देशों में लोग पहुंचे हैं। मेरे खुद के हस्बैंड जो हैं वो भी बीकानेर के ही रहने वाले हैं, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और वो अभी मिडिल ईस्ट में नगेरो सॉफ्टवेयर करके इंश्योरेंस और बैंकिंग के सॉफ्टवेयर जो बनाती है वो कंपनी है, तो उसका पूरा मिडिल ईस्ट का बिजनेस मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं। तो वो भी टैलेंट ही है उनका कि इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचना। डायरेक्टर और बिजनेस ग्रोथ है वो, डायरेक्टर ऑफ बिजनेस इंडियन टैलेंट की बात है। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा, अब बीकानेर वासियों को पता होना चाहिए कि हमारा टैलेंट कहाँ कहाँ पहुंचा है। और प्लस जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया है निर्विकल्प फाउंडेशन ने, तो उनके लिए भी ये बहुत मोटिवेशन की बात हो जाती है, और उनको बहुत गर्व महसूस होता है। और फिर वो अपने देश के लिए या अपनी जो जमीन है, बीकानेरी जमीन, मिट्टी के लिए और कुछ करने के लिए भी उनके मन में इच्छा होती है कि भाई उन्होंने हमारा इतना सम्मान किया, मान किया, तो गर्व तो है ही, पर हमें भी अब इस मिट्टी को वापस कुछ देना है। बिल्कुल, जैसे फाउंडेशन है, जैसे बीका जी है जो होस्ट हैं, जिन्होंने बीका जी जैसी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, ये जो बड़े बड़े लोटस डेयरी है, इन लोगों ने स्पॉन्सर किया इसको, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि बीकानेर की यूथ को हम सम्मानित करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कौशल, आपकी अपनी कोई गजल आपकी जो पसंद की हो उसके चंद शेर आप बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं एक मेरी बहुत ही प्रसिद्ध गजल है वो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, इसमें दो शब्द आएंगे, एक आएगा इब्तिदा जिसका मतलब है शुरुआत, और एक आएगा मरहला जिसका मतलब है पड़ाव। तो गजल पेश करती हूँ आपके सामने। इश्क की इब्तिदा है गजल दर गजल, इश्क की इब्तिदा है गजल दर गजल, या कोई मरहला है गजल दर गजल, या कोई मरहला है गजल दर गजल, उनसे जो सिलसिला है गजल दर गजल, उनसे जो सिलसिला है गजल दर गजल, आज तक वो नया है गजल दर गजल, आज तक वो नया है गजल दर गजल। दो शेर और रखती हूँ आपके सामने। तुझको पढ़ना समझना ही काफी नहीं, तुझको पढ़ना समझना ही काफी नहीं, मैंने तुझको लिखा है गजल दर गजल,
मैंने तुझको लिखा है गजल दर गजल, रात भर धूप का सिलसिला सा रहा, रात भर धूप का सिलसिला सा रहा, चांद मेरा जला है गजल दर गजल, चांद मेरा जला है गजल दर गजल, इश्क की इब्तिदा है गजल दर गजल, या कोई मरहला है गजल दर गजल। बहुत खूब कौशल, आपकी गजल बहुत खूबसूरत है। इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि डिप्रेशन में आज की यंग जनरेशन है कुछ मामलों को लेके, हाँ, इसमें आप इश्क कहिए, पढ़ाई का प्रेशर कहिए, लाइफस्टाइल का अंतर कहिए, हाँ, जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? 2 पंक्तियों में। डिप्रेशन के शिकार लोगों को मैं ये कहूंगी, क्योंकि देखो डिप्रेशन बहुत छोटी बात नहीं है, पहले तो इस चीज को बहुत लाइटली लिया जाता था, पर ये सच में एक बीमारी है। और मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ ऐसे जो डिप्रेशन के शिकार रहे हैं। हमें लगता है कि क्या है, वो क्यों ऐसे अलग थलग बैठे हैं, तो उनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए, एक तो सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जितना हो सके, कम से कम सोशल मीडिया को यूज करें, और प्लस अपने घर वालों से बातचीत करना शुरू करें, वो अपने आप को किसी ना किसी चीज में एंगेज करें। हाँ जी, तो वो इसका इलाज है, और बाकी कंसल्ट करना बहुत जरूरी है डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। ये है कौशल भुट्टो, और नेटिव के हिसाब से कौशल भाटी हैं, बीकानेर की बेटी हैं, और यूएई में मोहम्मद सदीक साहब की पंक्तियों को, अपनी गजलों को लेकर के तरन्नुम में भी गाती हैं, और बीकानेर को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बीकानेर की बेटी है, इस मरुभूमि की बात को वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहती हैं, और शीघ्र हम देखेंगे सदीक साहब के और उनके कौशल के एल्बम्स हमारे सामने आएंगे। आपने लॉयन एक्सप्रेस से बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है।